नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको यूपी पीसीएस 2022 की बात करें, यानी कि कल की डेट में 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 12 जून 2022 को जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो उस यूपी पीसीएस की बात करें, मैथ के जो क्वेश्चन है वो आज हम आपको कराने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यूपी पीसीएस का लेवल क्या रहता है, मैथ का लेवल क्या रहता है। ठीक है बच्चों, तो यूपी पीसीएस का जो 2022 में पेपर हुआ है, उस पेपर में यूपी पीसीएस में मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपको सोल्व कराने वाले हैं, जिससे आपको एक चीज का ये अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, तो यूपी पीसीएस की बात करें तो मैथ के क्वेश्चन कुछ खास नहीं थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आप भी आसानी से कर पाते। लेकिन एक बार नजर मारेंगे वो क्वेश्चन थे कैसे, तो बात करेंगे आज हमारा क्या रहने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस की बात करें, जो 12 जून की बात करेंगे, 12 जून 2022, 12 जून 2022, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। और किसका, तो आप कहेंगे मैथ का। तो मैथ में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था 131x प्लस का 217y, 131x प्लस का 217y। पहला क्वेश्चन अपना क्या था, पहला क्वेश्चन था 131x प्लस का 217y, 217y बराबर क्या था, 827, 827। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था, एवं दूसरा हमारे पास था 217x प्लस का 131y बराबर 900 कितना 13। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसके लिए हम ऑप्शन देंगे क्योंकि बेसिक से बताएंगे नहीं, बेसिक से अभी बताएंगे, क्यों नहीं बताऊंगा मैं, बेसिक से बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, एक आपको मजे की बात बताएंगे हम, 5 3 2 और इसके बाद में 2 5 नन। तो बच्चों, मैंने आपको एक चैप्टर कराया था युगपत समीकरण, यूपी लेखपाल वाले बच्चों के लिए मैंने एक चैप्टर कराया था युगपत समीकरण। उस युगपत समीकरण में मैंने यही क्वेश्चन कराया था, यानी कि जो यूपी लेखपाल में युगपत समीकरण चैप्टर पढ़ाया था, जो सवाल पढ़ाया था वही सवाल हमारे एग्जाम में आ गया, यानी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि क्लास से डायरेक्ट डिजिट भी वही आ गई, सेम क्वेश्चन आ गया, पैटर्न तो आया ही आया, क्वेश्चन भी सेम आ गया। और मैंने इसका बेसिक भी बताया था आपको इस क्लास में, और मैंने बेसिक के साथ साथ आज हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेसिक में क्या होता है, युगपत समीकरण, एक बार जिन्होंने युगपत समीकरण ना देखा हो तो एक बार इस टॉपिक को जरूर देख ले, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो समीकरण होते हैं, इसमें दोनों समीकरण को हल करना पड़ता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आप इन दोनों को हल करेंगे, एक एक्स के मान को, एक्स को काटो या तो वाई को काटो, किसी एक मान को काटना पड़ता है, सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इस सवाल को हम बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करने वाले। फिर कैसे करेंगे, हम ऑप्शन के मेथड से करेंगे, ऑप्शन रखेंगे, यानी कि इसमें पहला मान x का कहलाएगा, दूसरा मान क्या कहलाएगा, y का। यहाँ पर x y की वैल्यू रखेंगे और जो मान रखने पर सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, वही तो हमारा आंसर होगा। इसे बेसिक से बिल्कुल नहीं करने वाले। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे, पहला ऑप्शन जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 लिखेंगे आप, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 13 पच्चे 65, आप बोलेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 655 आ जाएगा प्लस का। यहाँ पर बात करेंगे, इसका मान क्या है, 7 है, आप कहेंगे 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 827 से बहुत ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप करें इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, दूसरा 3 और 2 है, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप 2 लिखेंगे। तो देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 393 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इनको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 4 3 7, 9 2 11 और 3 3 4 1 हासिल का 8।
तो बताएंगे 3 4 7 एक हासिल काट, तो आप कहेंगे 817 इसका बिल्कुल सही है। यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर रखने पर तो सही आ रही है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर भी तो सही आना चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 3 3 3 एकम 3 3 2 5 और 3 दूना 6, 651 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 3 दूना 6, 2 एकम 2 दूनी 18। ठीक है, हाँ इसमें देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक मान में रख दीजिए, यहाँ पर भी रखेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू ये रखेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। लास्ट में क्या लिखा है 913 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है 913। 131 यहाँ पर लिखा है, 913 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जब आप रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 21 हो जाएगा। 21 की एक करिए हमारे पास क्या 2, 3 एकम 3 3 2 5 और 3 दूना 6, 651 हो जाएगा। अब इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, दोनों को जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा और 6 2 8 1 9, 913 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन से करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, तो आप कहेंगे 3 का मतलब इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी आप बेसिक से बनाएंगे तो आप कर सकते हैं, और बेसिक सीखना है तो बेसिक को सीखने के लिए आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, युगपत समीकरण बाय रोहित मिश्रा या फिर युगपत समीकरण ट्राई स्टार क्लास से डाल देंगे तो आपका वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बतानी है आपको। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपसे पूछी गई। अभाज्य जानते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप कहेंगे 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, फिर 11 हो जाएगा, 13 17 19 23, 23 के बाद में आप कहेंगे 29। आपको 10 लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। और माध्यिका क्या होती है याद रखेंगे बच्चों, माध्यिका जब निकालते हैं तो माध्यिका 2 प्रकार से निकालते हैं, एक सम माध्यिका अलग निकालते हैं, विषम माध्यिका अलग निकालते हैं। विषम में क्या होता है, आधी संख्या इधर से काटते हैं, आधी संख्या इधर से काटते हैं, बीच में एक संख्या बचती है, वही आंसर हो जाता है। सम में क्या होता है, सम में बीच की 2 संख्याएं बचती है। जैसे यहाँ पर 10 संख्याएं, तो यहाँ से 4 संख्या हटाइए, यहाँ से भी आपको 4 संख्या हटा देनी है, बीच में 2 संख्याएं बचेंगी। तो दोनों संख्याओं को बेसिकली क्या करना होता है, जोड़कर 2 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, 2 का भाग देंगे। जैसे आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 24, 24 में 2 का भाग देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम माध्यिका, जब सम की बात होती है बीच में 2 संख्याएं बचती हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 9 संख्याएं होती, तो आप क्या करते हैं, 9 में 4 संख्या इधर से हटाते, 4 संख्या इधर से हटाते, बीच में कोई एक संख्या बचती, जो बचती वही संख्या का होती है, हमारी आंसर आ जाती है। तो सम में बीच की 2 संख्याएं बचती है, विषम में तो आप कहेंगे विषम में, सम में 2 बचती है और विषम में 1 संख्या बचती है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे बच्चों, ये कल के एग्जाम में यानी कल की डेट में 12 जून को क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप कितना दे रखा है, तो परिमाप 540 मीटर है, 540 मीटर है, याद रखेंगे 540 मीटर है, तथा उसकी भुजाओं का अनुपात,
5 12 13 है, 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। आपसे पूछा गया है बताइए इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप है। त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 3 रेखाएं होती। ये मैंने आपको त्रिभुज एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें एक लेक्चर दिया, अभी एक लेक्चर आपको बाकी है, 2 लेक्चर में उसको यूपी लेखपाल के लिए कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप है। परिमाप क्या होता है? बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे परिमाप बोलते हैं, अंदर वाले क्षेत्र को क्षेत्रफल बोलते हैं। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो 540 दे रखा है तथा उसकी भुजाएं, जो भुजाएं दे रखी कितनी, तो आप कहेंगे 5 12 13, यानी कि भुजाएं हमारे पास क्या दे रखी? 5 12 13। तो याद रखेंगे 5 + 12 + 13 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 540। क्यों? क्योंकि त्रिभुज क्या होता है? तो इसमें देखिए 5 12 13 आपको देखने से लग रहा होगा कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहेंगे ये हमारा बन जाएगा कौन सा? ये हमारा बन जाएगा समकोण, क्योंकि समकोण की भुजाएं दे रखी हैं 5 12 13। ठीक है। और ये जो अंदर का हिस्सा होता है ये क्षेत्रफल कहलाता है, जो बाहर का हिस्सा होता है, बाहर का हिस्सा क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे परिमाप कहलाता है। इन सबको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 13 12 25, 25 5 30, 30 हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे 30 बराबर किसके? 540 के। तो यहाँ से 0 से आप 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे आप कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, 2 बचेगा, है ना। 3 एकम 3, 2 बचेगा, तो 18 3 54 होता है। तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 1 की वैल्यू 18 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 18 आ गई। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल बताइए, और आप अच्छे से जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यानी कि पहले आपको क्या करना है? भुजाएं बतानी है। 1 बराबर 18 के, तो 5 बराबर किसके? तो आप कहेंगे 18 पंचे 90। 12 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, और 18 एकम 18, 18 3 21, 216। ये क्या आ जाएगी? 216। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके क्षेत्रफल में कण की कोई जरूरत नहीं होती है। और कण का मान पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 18 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल अब हम बात करेंगे सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू क्या होता है? तो आप कहेंगे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार की बात करें तो आप कहेंगे आधार कितना है? तो आप कहेंगे आधार निकला हमारे पास कितना? 18। तो 18 की वैल्यू 90। तो आप कहेंगे 90 गुणा हाइट हमारे पास क्या? 216। 216 है। अब आप 2 से काट देंगे, 2 से आप काटेंगे तो कितनी बार? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 90 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बना रहेगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, 72, और 9 एकम 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 97 20। आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में मीटर स्क्वायर कर देंगे, मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन, आपके यूपी बीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपको एक एक करके करा रहे हैं। अब बताइए अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए, क्या इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसे आप ना कर पाते? आप आसानी से कर पाते। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं थे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है? 4 नंबर की बात करें, 1/6 की घात 12। क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 की घात 12 मल्टीप्लाई 8 की घात 25 मल्टीप्लाई 3/4 की घात 15। ठीक है, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। मैंने गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं इसके लिए एक प्रॉपर मैंने क्लास लगाई थी। उसमें जितने भी टाइप के, इसमें 60 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने हर एक टाइप को कवर किया है। ठीक है, तो गुणनखंड जिससे निकालना ना आता हो तो अपने ट्राई स्टार क्लासेस में नाम सर्च करेंगे, हमारा नाम रोहित मिश्रा सर्च करेंगे, रोहित मिश्रा ट्राई स्टार क्लासेस, तो उसमें मैथ की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। केवल आपको ये लिखना है, तो उसमें लिख देना गुणनखंडों की संख्या कैसे प्राप्त करें, तो उसमें अपना वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं? सबसे पहले जो संख्याएं दी जाती हैं उन्हें अभाज्य के रूप में लिखते हैं। अभाज्य क्या होती है? जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि कुल मिला के सीधे से आप कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
तो बात करेंगे, इससे पहले आभाज्य संख्या के रूप में आप बदलेंगे। तो 1 बटे यहाँ पर 6 लिखा है, तो आप कहेंगे 6 को कैसे लिखेंगे, आप 2 गुणा 3 लिखेंगे, 2 गुणा 3, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या बनानी है। और 2 3 कैसी संख्या होती है, तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या, इसकी घात आप क्या करेंगे 12 लगा देंगे, मल्टीप्लाई। अभी 8 की बात करेंगे, अभी अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब के घाते 25 आप कर सकते हैं। बताइए 2 कैसी संख्या, तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। 3/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और पूरे की घाते आप क्या करेंगे 15 कर देंगे। क्या सभी चीजें अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। 1 बटे आप क्या करेंगे 2 की घाते 12 कर देंगे, और मल्टीप्लाई 3 की घात भी क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई। अब ये 2 की घात 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आप कहेंगे 2 की घात 25 3 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 25 3 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ऐसे 3 की घात 15 बना रहेगा, और नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2 की घात पहले से 2 है, और ये साथ में 15 है, तो 15 दूनी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। यानी कि 2 की घात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 की घात 30 हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में आप जानते हैं गुणा में घाते जुड़ते हैं, गुणा में घाते जुड़ते हैं, तो आप कहेंगे 2 यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। 2 यहाँ पर भी लिखा था, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर भी लिखा है। तो देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी लिखा है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1 बटे ये 2 लिखा है और ये भी लिखा है, तो गुणा में घाते जुड़ती है, तो आप कहेंगे 2 की घात 30 ये और 12 ये, तो 2 की घात क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 42, 30 और 12 क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 की घात 42, क्या 42, 30 12 42 होता है ना, मल्टीप्लाई 3 की घात आप 12 करेंगे, इनटू यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की घात 75, और मल्टीप्लाई लिखेंगे 3 की घात क्या लिखा है 15, क्या लिखा है 15 लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इस चीज को आपको ऊपर भेजना है, तो देखिए घाते 12 यहाँ पर है, 12 से 15 काटेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर घाते 3 बचेंगे, कितनी घाते बचेंगे 3 बचेंगी। काट कैसे रहे, आपको एक चीज पता होगा कि नीचे से जब ऊपर संख्याएं जाती हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो 15 में जब आप 12 घटा देंगे 3 ही तो बचेगा, बिल्कुल सही है। 75 में से आप 42 घटा देंगे, तो 75 में से 42 घटाएंगे तो 5 में 2 घटा देंगे 3 बचेगा, और 7 में 4 घटा देंगे तो आप कहेंगे 3 बचेंगे। यानी कि 2 की घाते 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 की घाते 3 बचेगा, ये हमारे पास बचेगा, यही तो हमारे पास बचेगा। अब आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो याद रखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में ऊपर वाली संख्या हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 33 प्लस का 3 बराबर क्या, आप कहेंगे 36, इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी ना आती हो तो आप वीडियो जरूर देखेंगे, और उस वीडियो को देखने के बाद में आपको लाइफ में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती है, ठीक है। मैंने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास का क्या है, इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। 5 नंबर में कहा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं, इसके लिए ऑप्शन ए बी सी डी 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। लिखा है प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, लास्ट में प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। इसमें बताना है कि कौन सा एक गलत है, यानी कि 3 तो सही होंगे, इसमें एक गलत होगा। तो देखिए
बात करेंगे इसमें हमारे पास प्रत्येक आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। आप जानते हैं आयत क्या होती है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर में क्या होता है, समानांतर, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि पहला तो सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग, ये कहना गलत है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 का होता है। प्रत्येक कोण 90 का होता है, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है कोण पर। तो देखेंगे ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर होता है, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज, याद रखेंगे सही है। यानी कि वर्ग तो क्या हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। किस बेस पर, याद रखेंगे वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है, आप कहेंगे वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते बच्चों आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पी तथा क्यू। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू 5:6 के अनुपात में है। 5:6 के अनुपात में है, अनुपात में है। यानी कि पी और क्यू का अनुपात दे रखा है 5 और 6, और उनके वर्गों का अंतर, और उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर 99 है, 99 है। तो आपको बताना है पी का मान। तो पी का मान बताना है आपको, पी का मान क्या होगा। ठीक है, पी का मान आपसे पूछा गया है। तो आप पी का भी बता सकते हैं, क्यू का बता सकते हैं, सारे मान आप बता सकते हैं। तो पी का मान आपसे पूछा गया, तो देखिए यहाँ पर पी अनुपाते क्यू आपको दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे 5:6। ठीक है, इनके वर्गों का अंतर, यानी कि इनके वर्गों का अंतर दे रखा है, तो इनका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे 25। इसका वर्ग क्या होगा, आप कहेंगे 36। इनका अंतर करना है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या आप घटा देंगे। तो बताइए इनका अंतर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 में 5 घटा देंगे, 1 बचेगा, 3 में 2 घटा देंगे। यानी कि 11 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 99 के। 1 बराबर किसके, 9 के। जब 1 बराबर 9 के आपसे पी का मान पूछा गया है, तो बताइए ए का मान 9 आ गया, लेकिन यहाँ पर गलती ना करना आप, ए का मान 9 आया तो यहाँ पर ए का मान नहीं आएगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर का मान 9 आएगा। किसका आएगा, ए स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। और 1 का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटता है, यहाँ पर क्या लगता है, रूट लगता है। 1 का मान 3 आया, तो 5 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 15। यानी कि P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। अगर आपसे Q की वैल्यू पूछी जाती तो आप Q की वैल्यू भी बता सकते हैं, 36 18। क्या बता सकते हैं, 18। तो P की 15, Q की 18। अब आप कहेंगे यहाँ पर नो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने क्या किया, आप x से मानते, तो देखिए जब x से मानते तो आपको समझ आता। मैंने ऐसे कर दिया, आप इसे ऐसे मानते, 5x 6x मानते ना। जब 5x 6x मानते, इसके स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 25x स्क्वायर। इसका क्या होता है, आप कहते हैं 36x स्क्वायर। आप दोनों को घटा दे तो बचता आपका 11x स्क्वायर बराबर कितना, 99। 11 से आप काटते तो बताइए x स्क्वायर बराबर क्या आता, 9 आता या नहीं आता। तो याद रखेंगे जब भी रेशियो की बात होती है, वहां पर जब हम x नहीं लेते तो आपको एक की वैल्यू इस प्रकार से निकालनी होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बेसिक होता है। हालांकि ये भी बेसिक होता है, लेकिन क्या होता है, ये तो बचपन से पढ़ते चले आते हैं, और इस प्रकार से आप इसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, यदि x बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि x बराबर 1/√3+1, 1/√3+1 दे रखा है, और तो पूछा गया है आपको बताना है 4x³ माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 8x प्लस का 5। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2x स्क्वायर ही तो है, जी बिल्कुल सही, 2x स्क्वायर ही है। तो देखिए इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी, x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ठीक है, आप कैसे सोचेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा
टफ क्वेश्चन हो सकता है, इसको करने में आपका थोड़ा माइंड घूम जाए। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, इसमें हमेशा हम संयुग्मी गुणा करते हैं। क्या करते हैं, संयुग्मी का मतलब क्या होता है, नीचे प्लस होता है तो ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई, नीचे माइनस होता है तो ऊपर प्लस का मल्टीप्लाई। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, 1/√3 + 1 लिखा हुआ है तो आपको करना क्या, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करना है। ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है, आप कहेंगे माइनस का करना है। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे √3 - 1, नीचे क्या आएगा, √3 का √3 में करेंगे तो 3 निकलेगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1। चूंकि नीचे लिखा है a+b -b है ना, a+b -b लिखा है तो a² - b², √3 का स्क्वायर करेंगे 3 निकलेगा, 1 का करेंगे 1, तो 3 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 2, और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे x के बराबर है। किसके बराबर, x के बराबर है। इसे 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे, इसे और भी आगे सोल्व कर सकते हैं, दोनों पक्षों के स्क्वायर कर देते हैं। जैसे आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर करेंगे तो बनेगा हमारे पास 4x² बराबर, यहाँ पर क्या बनेगा, √3 - 1 का स्क्वायर, यही तो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² बराबर, इसे होल स्क्वायर खोलेंगे तो आप कहेंगे a² माइनस प्लस का b², a² + b² माइनस का 2ab, तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4x² बराबर 3 1 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 माइनस का 2√3। तो देखिए 4x² बराबर, आप यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, आपके पास 2 माइनस का √3 बचेगा, और इस 2 से इसे 4 को काटेंगे तो बचेगा 2x² बराबर, आप बोलेंगे 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3, इसे भी आप यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, इस सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे लिखेंगे, 4x³ माइनस का 2x² प्लस माइनस का 8x और प्लस का 5 आपके पास लिखा है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4x³ माइनस का 2x² माइनस को आप इसमें आप लिखेंगे 8x और प्लस का 4 प्लस का आप 1 लिख देंगे। बताइए ये क्या, इसमें इतना तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। 5 को मैंने 4 1 में तोड़ दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने कॉमन करने के लिए, इन दोनों में कॉमन करेंगे, दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या होता है, तो आप कहेंगे 2x² कॉमन कर सकते हैं आप, तो बचेगा आपके पास 2x माइनस का 1। ऐसे माइनस इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2x माइनस का 1 और प्लस का 1 तो पहले से बाहर है। ठीक है, अब देखिए, अब इतने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। 2x² लिखा है ना, और 2x² की वैल्यू आपको पता है, 2x² की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 2 माइनस का √3, तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3। ब्रैकेट में क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ब्रैकेट में लिखा है 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, 2x माइनस 1 की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज हम कॉमन कर सकते हैं, बताइए 2x माइनस 1 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, तो एक बार आप कॉमन कर लीजिए, तो आप ऐसे लिख देंगे 2x माइनस 1 को कॉमन कर ले। जैसे आप कॉमन करेंगे तो बचेगा आपके पास 2x² माइनस का 4, यही तो बचेगा, 2x² कॉमन हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 4, और हमारे पास क्या बचेगा, तो आप कहेंगे प्लस का 1, यही तो बचेगा। 2x² बाहर है हमारे पास, यहाँ पर 2x माइनस 1, यहाँ पर भी कॉमन करेंगे आप तो बचेगा 2x² माइनस का 4 प्लस का 1, इतना ही तो बचेगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2x माइनस 1 की बात करें तो 2x माइनस 1 की वैल्यू तो नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे 2x माइनस 1 की वैल्यू, लेकिन आपको 2x की वैल्यू पता है, 2x की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे √3 - 1, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, √3 - 1, और -1 पहले से बाहर लिखा हुआ है, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए 2x² की बात करें, इसकी वैल्यू क्या आप कहेंगे 2 माइनस का √3, और माइनस का 4 और प्लस का 1 घटा देंगे तो माइनस का क्या बचेगा, आप कहेंगे 3 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में लिखेंगे √3 - 1 और -1। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का 1 और माइनस का √3, माइनस का 1 माइनस का √3 क्या बचेगा, यहाँ पर इतना आपका बच जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए
या फिर आप यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, इस चीज को समझेंगे, इस चीज को यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये वन हमारे लिए तो अलग मैंने कर दिया था ना, इस वन को तो अलग कर दिया था। जब इस वन को अलग कर दिया तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितनी थी, तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास में √3 - 1, √3 - 1 और -1, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, आप कहेंगे यहाँ पर है इसकी वैल्यू 2 माइनस का √3 और -4, ये +1 अलग लिखा हुआ है, ये +1 आप कहेंगे अलग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये क्या लिखा है तो आप कहेंगे अलग लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे आप, तो आप बोलेंगे √3 - 1 और यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे 4 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा -2 और -√3 और +1 अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर भी बोलेंगे कि √3 - 2, √3 - 2 और यहाँ पर भी क्या लिखा है तो आप कह सकते हैं -2 -√3 और +1 बाहर लिखा हुआ है। +1 क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारे पास क्या लिखा है, यदि आप यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, या फिर आप क्या करें इसमें मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 का 3 में करेंगे बाहर 3 निकलेगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 में 1 आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे की चीजें आप सोल्व कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। ये हमारे पास लिखा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x की वैल्यू क्या आ गई, √3 - 1। स्क्वायर आप करेंगे, स्क्वायर करने से आपका क्या निकलेगा, तो 2x² बराबर 2 - √3। 5 को मैंने 4 1 में लिख दिया। अब सारी वैल्यू यहाँ पर आपको पुटअप करने, इसके बाद में गुणा भाग करके आपको आंसर निकाल लेना है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का था, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और बाकी जो लास्ट में मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन दी है, ठीक है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 में दे रखा है एक वृत्त चतुर्भुज, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, कि सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी कि चारों भुजाओं को क्या करता है, टच करता है। जिसकी भुजाएं AB बराबर, जिसकी भुजाएं AB बराबर 8 सेंटीमीटर, इसके बाद में CD बराबर 9 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर एंड VC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा AD की मान बताइए, तो भुजा AD की वैल्यू बतानी है, AD का मान बताना है आपको। AD का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो एक वृत्त है और एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी कि जो वृत्त है ये क्या है, चतुर्भुज ABCD चारों भुजाओं को, यानी कि जो चतुर्भुज है ये वृत्त को स्पर्श करता है। क्या करता है, आपका स्पर्श करता है। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है, स्पर्श करता है। तो देखिए सबसे पहले जो वृत्त है स्पर्श करता है ना, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक वृत्त बना हुआ है, ये हमारे पास क्या वृत्त बना हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वृत्त क्या है, चतुर्भुज की
चीजों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब आपसे पूछा गया है, इसमें बोला गया ABCD मान लेते हैं, ये A है, B है, C है और D है। इसमें बोला गया है कि AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। और इसके बाद में CD की बात करें, CD 9 सेंटीमीटर, CD हमारे पास ये 9 सेंटीमीटर है। बात करें BC कितना है, तो आप कहेंगे BC 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछेगा AD की वैल्यू बताइए, तो AD की वैल्यू आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसकी एक थ्योरम होती है, याद रखेंगे, जब ये वृत्त क्या करता है, एक चतुर्भुज को स्पर्श करता है, इसकी थ्योरम क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे की क्या होती है, आप कहेंगे बराबर होती है। यानी कि x प्लस का 7 किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 8 प्लस का 9। इसमें याद रखना, आमने सामने की भुजाओं का योग आमने सामने के भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो आप कहेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 8 प्लस का 9 माइनस का 7। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 8 में से 7 घटा देंगे, एक बचेगा, 9 एक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। ये 10 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10 इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, यदि एक राशि का 2 वर्ष में, यदि एक राशि का 2 वर्ष में, एक राशि का 2 वर्ष में 12 से 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर CI 340 रुपये हो जाती है। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, CI 340 रुपये, ठीक है, 340 रुपये है। तो उसी दर से है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज बताइए, यानी कि SI बताइए। ठीक है, साधारण ब्याज यानी कि आपको SI बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 वर्ष दे रखा है। मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने पढ़ा रखा है कि इस टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, रेशियो से बता सकते हैं। 2 साल का रेशियो मैंने आपको क्या बताया था कि 2 1 का होता है। 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2 1 का होता है। 3 साल का 3 1 होता है। 4 साल का 4 6 4 1 मैंने आपको बताया था। तो रेशियो से करेंगे, लेकिन इसमें मैंने बताया था कि मूलधन पता होना चाहिए। यदि मूलधन नहीं पता होगा तो भी मैंने बताया था कि जब मूलधन पता होगा तो अच्छी बात है, मूलधन नहीं पता होगा तो आप दर से मूलधन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/8। क्या होता है, 1/8 होता है जब इसे फ्रैक्शन में चिन्ह करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे 1/8 की बात करेंगे। जो नीचे की वैल्यू होती है, 2 साल की बात होती है तो इसे स्क्वायर कर देते हैं। 3 साल की बात होती है क्यूब कर देते हैं। 4 साल की बात होती है तो घाते 4 करते हैं। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे 64। और इसी को हम क्या मान लेते हैं, इसी को मूलधन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मूलधन। तो हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 8। कितना है, 64 है। ठीक है, अब 64 का 12 से 1/2 निकालेंगे तो 64 में आप 8 का भाग देंगे तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 में फिर से 8 का भाग देंगे तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये टोटल हमारा क्या कहलाता है, आप कहेंगे टोटल CI कहलाता है। ये हमारे पास SI कहलाता है और ये CI SI का अंतर कहलाता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। तो 8 दूनी 16 और 1 एकम 1, तो आप कहेंगे 16 1 17। ये 17 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 17 SI हो गया, CI हो गया। हमारे अकॉर्डिंग CI कितना हुआ, 17। इनके अकॉर्डिंग कितना है, 340। तो आप लिखेंगे 340। 17 से आप काटेंगे 2 बार तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, यानी 1 की वैल्यू 20। अब आपसे पूछा गया SI बताइए, और मैंने आपको क्या बताया, ये SI कहलाता है। ये क्या होता है, यही हमारा SI कहलाता है। बताइए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32। आप कहेंगे 320 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 320 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज आपको समझ आ गई क्या, आप कहेंगे बिल्कुल आ गई समझ में। ठीक है, आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारा
CI यानी कि CI 340 आएगा। बताइए 8 दूनी 16 एक 17, 1 बराबर 20 के, तो 17 बराबर किसके, आप कहेंगे 17 दूनी 34 320 40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये हमारा क्या होता है, SI कहलाता है। ये पूरा क्या होता है, पूरा CI कहलाता है। और जब CI में SI घटाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा डिफरेंस कहलाता है, अंतर कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, आप कहेंगे 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 320 क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है 11 प्रेक्षणों, यानी कि क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है प्रेक्षणों के समूह, प्रेक्षणों के समूह, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रेक्षणों के समूह जो आपको घुमा सकता है। प्रेक्षणों के समूह की बात करें, प्रेक्षणों का जो समूह दे रखा है x1 x2 डॉट डॉट x1 x2 डॉट डॉट xn तक। ठीक है, xn तक कि 50 के लिए, ठीक है, कि 50 से लिए गए हैं, कि 50 से लिए गए, 50 से लिए गए, याद रखेंगे 50 से लिए गए, 50 से लिए गए हैं विचलनों। इसके बाद में विचलनों का योग -10 है, विचलनों का योग, विचलनों का योग -10 है, विचलनों का योग -10 है। और 46 से लिए गए, और 46 से लिए गए, 46 से लिए गए, 46 से लिए गए विचलनों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है। 46 से लिए गए विचलनों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है। कितना है, आप कहेंगे 70 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए तब प्रेक्षणों की संख्या क्या है। तो प्रेक्षणों की आपको संख्या बतानी है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप स्किप करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आएगा। देखिए कैसे, प्रेक्षण हमारे पास दे रखे हैं, x1 से आप शुरू करेंगे xn तक जाएंगे, तो ये 50 से जब यदि आप लेंगे तो इसका योग क्या आएगा, आप कहेंगे -10। अब इसे लिखते कैसे हैं, तो याद रखेंगे x1 में आप -50 करेंगे प्लस, x2 में आप -50 करेंगे प्लस, x3 में आप -50 करेंगे, ये प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो आप कहेंगे xn में -50 करेंगे, इसका योग क्या आएगा, -10 आएगा। सवाल को फिर से समझो, x1 से लेकर आपको xn तक जाना है, जो 50 से आपको लेना है, इनका योग क्या आएगा, तो आप कहेंगे 10 आएगा। तो x1 में 50 घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे, सीरीज जैसे कंटिन्यू हमारी चलती रहेगी। कहाँ तक चलेगी, xn -50 तक चलेगी। और इसका योग कितना दे रखा है, -10 दे रखा है। ठीक है, अब यहां से हम ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या, इन 50 को यहां से हटाने का प्रयास करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस का x2 प्लस का x3, और आप क्या बोलेंगे माइनस, आप क्या बोलेंगे माइनस, इसे आप हटा देंगे यहां से। ये 50 को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 50 को जैसे हटा देंगे, तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50n, यानी कि इसको हटा देंगे तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा, 50n आ जाएगा। 50n ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे -10 के। ऐसी दूसरी कंडीशन है, अब 50 से लेंगे तो इतना आएगा। अब जब 46 से लेंगे तो सेम लिखेंगे, x1 -46 प्लस x2 -46 से आप करते रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस का x3 ऐसे यहाँ पर भी चलता रहेगा, यहाँ पर भी तो ऐसे चलता रहेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा। तो बताइए यहाँ पर कितना योग दे रखा है, आप कहेंगे 70। तो 46n से आप क्या करेंगे, 46n बराबर आप क्या लिखेंगे, 70। क्या लिख देंगे आप, 70 लिख देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल। तो देखिए अब हम बात करेंगे, बताइए x1 ये आपस में कटेगा, कब कटेगा, जब यहाँ पर घटा देंगे। ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये माइनस हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, आप कहेंगे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या था, ये हमारे पास पहले से माइनस था ना,
ये हमारे पास क्या था, आप कहेंगे हाँ ये माइनस है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्लस, याद रखेंगे ये -50 ये प्लस, ठीक है। तो देखिए ये पूरा कट जाएगा, आप कहेंगे 50 में 46 घटा देंगे, क्या बचेगा, 4n बचेगा, क्या बचेगा, 4n बचेगा, और 4n किसके बराबर होगा, आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 70 10 80, 70 10 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये माइनस था ना, -50 लिखा था शायद, यानी योग माइनस का 10 था, तो याद रखेंगे ये माइनस था और ये प्लस था, ये भी माइनस था, तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो 50 में जब 46 घटाएंगे माइनस का 4n बचेगा, और इधर माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह किसका आता है, माइनस का, माइनस से माइनस काटेंगे, 4 से आप काटेंगे 20 बार, कितनी बार काटेंगे, 20 बार, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, n बराबर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। n बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन इसको सोल्व करना था। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास क्या लिखा है, अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, लिखा है यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या में त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, यदि 2 सेंटीमीटर इसे बढ़ा देंगे तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 252, ठीक है, तो इस उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको बताना है गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या आपको बतानी है, गोले की त्रिज्या आपको बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास दे रखा है गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की हम क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, तो क्षेत्रफल में 252 की वृद्धि हो जाती है, तो उसका पृष्ठ बताना है। तो सबसे पहले आपको गोले का पृष्ठ पता होना चाहिए, तो गोले का पृष्ठ क्या होता है, तो याद रखेंगे गोले का पृष्ठ होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये पृष्ठ होता है। तो अब 2 की वृद्धि की गई, तो बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, आप बोलेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 कर दीजिए, प्लस का 2 इसमें वृद्धि कर दें, और ये वृद्धि करने से क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि करने से पहले क्या था 4 पाई आर स्क्वायर था, और ये करने से किसके बराबर हो जाता है, आप कहेंगे 252। फिर से समझो कैसे मैंने लिखा, पहले हमारे पास पृष्ठ था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठ था, ठीक है। अब इसमें त्रिज्या में 2 की वृद्धि, तो पहले त्रिज्या r थी, अब त्रिज्या क्या हो गई, r प्लस का 2 हो गई, क्या हो गई, तो आप कहेंगे r प्लस का 2 हो गई, r प्लस का 2 हो गई। तो अब इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, तो आप कहेंगे इसमें परिवर्तन होता है किसके, 252 का, किसका होता है, तो आप कहेंगे 252 का इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर क्या स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि इसका पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर होता है, क्या होता है 4 पाई आर होता है। तो पहले त्रिज्या r थी, लेकिन आज के समय 2 सेंटीमीटर बढ़ गए, तो त्रिज्या क्या हो गई, तो आप कहेंगे r प्लस का 2 हो गई, कितनी हो गई, r प्लस का 2 हो गई, तो r प्लस का 2 हो गई, यानी कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 पाई, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप, r प्लस का 2 बोल सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे 252। आप इसे सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों से, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में आप कॉमन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, कॉमन कर सकते हैं। बताएं यहाँ से आप कॉमन क्या करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से हम कॉमन ये कर सकते हैं कि 4 पाई यहाँ पर भी लिखा है, 4 पाई यहाँ पर भी लिखा है,
तो आप यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं। सूत्र हमारे पास यही ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सूत्र यही होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 पाई कॉमन कर लेंगे। 4 पाई आप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा r प्लस का 2। क्या बचेगा, तो आप कहेंगे r प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। याद रखेंगे जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो r प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई बाहर हो गए तो आप कहेंगे r स्क्वायर बचेगा बराबर क्या है 252। क्या है 252। 4 पाई को आप ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा, माइनस का r स्क्वायर बराबर कितना 252। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर बचा हमारे पास 4 पाई, ब्रैकेट में आप बोलेंगे 4 प्लस का 4r बराबर कितना 252। तो आप क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पर भेज सकते हैं 4 का अंदर। ठीक है, 4 को यहाँ पर आप भेज दीजिए, या फिर आप क्या करते सीधे 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप 4 से इसे काट दीजिए, 4 छंग 24 बचेगा, 1 4 3 12 43 बचेगा। ठीक है, अब इस पाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 पाई प्लस इसमें करेंगे तो क्या बनेगा 4 पाई आर बराबर कितना 43, बराबर कितना 43। आपको आर का मान चाहिए, आप यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से चाहें तो कॉमन कर सकते हैं कितना, यहाँ से आप पाई कॉमन कर सकते हैं, पाई कॉमन हो रहा है तो पाई को बाहर कर लीजिए, बचेगा 4 प्लस का 4r बराबर कितना 43। पाई की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, 4 के इसमें भाग से ही दिया था ना, 4 छंग 24 होता है, यहाँ पर 6 बार जाएगा कितना 63 होगा। तभी तो कहिए 43 कैसे कटेगा, 43 तो कटता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 कितना आएगा 4 छंग 24 4 3 12 63 आएगा, याद रखेंगे। पाई की वैल्यू आप कहेंगे 22/7 होती है, पाई को इसके नीचे भेज देंगे तो बचेगा हमारे पास 4 प्लस का 4r बराबर 63/पाई। तो आप लिखेंगे यहाँ से चाहे तो 4 कॉमन कर लें, बचेगा 1 प्लस का r बराबर 63/पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 22/7 ही तो होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 3 27 और 9 7 63। ठीक है, इतना आएगा, 4 को नीचे भेज देंगे तो आप कहेंगे 1 प्लस का r बराबर 7 7 49 बटे कितना, तो आप कहेंगे 4 3 12, 4 3 12। r की वैल्यू चाहिए, एक को उधर भेजेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 49/12 माइनस का 1, फिर लिखेंगे r बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 माइनस का 12 बटे कितना 12। आर की बात करेंगे, 9 में 2 घटा देंगे तो बचेगा क्या 7 बचेगा, और 4 में 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि बताइए आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास 37/13, 37/13 तो नहीं आना चाहिए, क्या कहीं मिस्टेक हो गई क्या, एक बार देख लेते हैं। 4 पाई r प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर हमारे पास सही है, और ये हमारे पास स्क्वायर खोलेंगे, ये हमारे पास सही है, r स्क्वायर से r स्क्वायर काटेंगे, 4 पाई बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 4 3 12, 4 पाई प्लस का 4 पाई r, 4 पाई प्लस का 4 पाई r बराबर 63 हो जाएगा। पाई कॉमन करेंगे 4 प्लस का, सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ तक तो सही था, इस चीज को ऐसे करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, इस 4 पाई का भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पाई का अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4 चौको 16 पाई प्लस का 16 पाई r बराबर 252, बराबर कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से आप 16 कॉमन कर लीजिए, 16 जैसे कॉमन करेंगे तो बचेगा पाई प्लस का पाई r, यही तो बचेगा, बराबर आप कहेंगे 252। 16 से आप काट दीजिए, 16 से आप 252, क्या ये 252 ही लिखा है क्या, 352 लिखा है, तभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा था। याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 252 नहीं, यानी कि जो मैंने पहले किया था बिल्कुल सही था,
उसमें 252 लिखा था, इसलिए संख्या पूरी तरह से कट नहीं रही थी। यहाँ पर 352 है, कितना है 352 है, तभी तो उसमें आंसर नहीं आ रहा था। याद रखेंगे 352 है, तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, बचेगा 3, 16 दूनी 32। तो आप कहेंगे पाई प्लस का पाई आर बराबर कितना 22 आ जाएगा। यहाँ से पाई कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस का आर बराबर कितना 22 बचेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 22/7, तो लिखेंगे 1 प्लस का आर बराबर 22 बटे पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से आप 22 काट देंगे तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे 7 माइनस का 1, आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। 6 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बच्चों उस बार भी जो किया था वो भी सही था, ठीक है, बात वही होती है। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करके काटा, उसमें डायरेक्ट काट रहे थे, वो भी आंसर सही था, लेकिन वहां पर 252 लिखा था, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा था। याद रखेंगे यहाँ पर क्या है 352 है, तो आपका आर का मान क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे आर का मान 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास है, लिखा है ठीक, एक हमारे पास और भी क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, लासा और मासा का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लासा और मासा का क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ, लासा और मासा का क्वेश्चन हमारे पास था। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास और भी पूछा गया, इसको पहले देख लेते हैं, फिर लासा मासा को भी देख लेंगे। लिखा है हमारे पास समीकरण, लिखा है x² + y²। हमारे पास समीकरण दे रखा है, समीकरण x² + का y² बराबर दे रखा है कितना, बराबर 41, और x के पावर 4 माइनस y के पावर 4 बराबर कितना दे रखा है 369। तो आपसे एक्स वाई का मान पूछा गया है, एक्स वाई का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले x² + y का स्क्वायर का मान पता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर। a² माइनस b² क्या होता है, क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी, a² + y² और दूसरे क्वेश्चन में आप लिखेंगे x² माइनस का y² बराबर कितना 369। कितना 369, इसकी आपको वैल्यू पता है कितनी 41। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 41 लिखेंगे, और 41 जैसे लिखेंगे तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। x² माइनस का y² बराबर 41 से आप काटेंगे, कितनी बार कटेंगे 9 बार, क्योंकि 9 × 9 9 × 36, तो x² माइनस y² का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 9। ठीक है, x² + y² का मान 41 है, और यहाँ पर क्या आया x² माइनस y² बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 9। यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना है, आप y से y काट देंगे तो बचेगा 2x² बराबर 41, 9 क्या होता है, तो आप कहेंगे 50, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 से आप काटेंगे, कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा। x की वैल्यू आप निकालेंगे, प्लस माइनस कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद में x की वैल्यू आप इसमें उठाकर रखेंगे तो y की वैल्यू भी आपकी निकल आएगी। x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 25, क्योंकि 5 वैल्यू है, प्लस y² बराबर कितना 41। 41 में से 25 आप माइनस कर देंगे तो देखिए 11 में 5 घटा देंगे 6 बचेगा, 3 में 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 16 आ जाएगा। और 16 का मान क्या होता है, क्योंकि y² बराबर 16 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे +-4 आपका फाइनली आंसर आएगा +-4 +-5 और +-4। ये क्या होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ठीक, एक हमारे पास क्वेश्चन लासा और मासा का दे रखा था। ठीक है, वो क्वेश्चन शायद मैंने नोट डाउन नहीं किया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको हम स्किप करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास और पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया था,
क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है। 13,400 रुपये में क्या करता है, में खरीद लेता है। यदि वह घोड़ा का 10%, यदि वह घोड़ा में 10% हुआ, गायों में 20%, लाभ पर बेचता है, यानी कि गायों को 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। तो इसका कुल लाभ 1880 रुपये। तो इसका कुल लाभ 1880 रुपये है। एक गाय की कीमत होगी, एक गाय की कीमत आपको बतानी कि एक गाय की कीमत क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे अच्छा तरीका आपको बताने वाले हैं कि आप एलिगेशन कैसे लगाएंगे। यहाँ पर घोड़ा लिखा है, आप एलिगेशन से करेंगे शीघ्र हो जाएगा। यहाँ पर गाय, आप इसे बेसिक से भी बना सकते हैं, आसानी से बना पाएंगे। घोड़ा 10% लाभ पर और गाय को 20% लाभ पर। एलिगेशन क्या होता है, एक वैल्यू यहाँ पर, एक वैल्यू यहाँ पर, एक बीच में वैल्यू, और दो बीच में जो वैल्यू होती है, एक इससे बड़ी होनी चाहिए, एक इससे छोटी होनी चाहिए, ये आपको पता है। अब बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओवरऑल हमारे पास 13,040 की खरीदता है, यानी कि 13,400 की खरीदता है, और बेचता कितने पर है, तो आप कहेंगे उसे ओवरऑल कितने का फायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे उसे 1880 का फायदा हो रहा है। कितने का, 1880 का फायदा हो रहा है। और परसेंटेज मिलाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जीरो से आप जीरो काटेंगे, जीरो से आप क्या करेंगे, जीरो काट देंगे। इसके बाद में आप इसे काटेंगे तो आपको काटने पर कितना आ जाएगा, तो इसे काटेंगे तो काटने से आ जाएगा, चलिए 4 से काट देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, 4 से, क्योंकि टाइम कम है तो याद रखेंगे, हम इसे डायरेक्ट काट के आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें उल्टा मैंने लिखा है, क्योंकि हमें लाभ बताना है ना। हमेशा क्रयमूल्य कहाँ पर रहता है, नीचे रहता है। याद रखेंगे बच्चों, क्रयमूल्य हमेशा नीचे रहता है। 1880 है हमारे पास में, क्रयमूल्य कितना है, 13,400, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है। इसके बाद में इसे आप काट देंगे, तो देखिए किससे काट देते हैं, इसे हम काट देते हैं 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, और इसके बाद में 2 छक्का 12, एक बचेगा, 2 सत्ते 14। इसे 2 से काट लेते हैं तो 2 नहीं 18, 2 चौको 8, 0, तो कितना आएगा, 940। तो यहाँ पर आ जाएगा 940/67, 940/67। आप इस 67 को हटाना चाहते हैं तो सब जगह 67 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो बताइए 67 से 67 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 670 हो जाएगा। आप ऐसे क्या करेंगे, क्रॉस में घटाते हैं, क्रॉस में घटाते कि नहीं घटाते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 13, 1340 में आपको 940 घटा देना है। तो 1340 माइनस का 940, ठीक है, अनुपात है, रेशियो निकाल लेंगे। इसमें 670 है और यहाँ पर 940 है, तो 940 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, माइनस का 670 घटा देंगे। इसमें बताइए 0 बचेगा, 4 में 4 घटा देंगे, 0 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर बात करेंगे 0 बचेगा, 14 में 7 घटा देंगे, 7 बचेगा, 8 में 6 घटा देंगे, 2 बचेगा। 0 से आप 0 काटेंगे तो आपका रेशियो क्या आएगा, आप कहेंगे 40/27 आपका क्या होगा, अनुपात आ जाएगा, ठीक है। यानी कि घोड़े का अनुपात 40 है, गाय का अनुपात क्या है, आप कहेंगे 27। आपसे किसके बारे में पूछा गया है, एक गाय की कीमत बताइए। तो एक गाय की कीमत, जिसकी कीमत बतानी, गाय हमारे पास कितनी थी, आप कहेंगे 9 गाय, तो लिखेंगे 9 जो गाय थी, तो 9 गाय की कीमत, और यहाँ पर गाय का रेशियो कितना है, आप कहेंगे 27/40, और 27 क्या हो जाएगा, 67। मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आप कर देंगे 13,400। ये मैंने ऐसा क्यों किया,
आपको एक गाय की वैल्यू निकालनी, गाय हमारे पास कितनी है 9, तो 9 बराबर एक गाय, एक गाय की कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे रेशियो में 27 है, और नीचे हमेशा ऊपर क्या, नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा जोड़कर लिखते हैं, याद रखेंगे ओवरऑल नीचे लिख देते हैं। 9 से आप काटेंगे 3 बार कटेगा, 9 से आप काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ठीक है। आप इससे काटेंगे 67 से इसे काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, तो याद रखेंगे ये कटेगा हमारे पास कितनी